यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। पिछले सप्ताह लेबनान में एक के बाद एक हुए हजारों पेजर धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई तथा ईरान के राजदूत सहित लगभग 3000 लोग घायल हो गए। इसके अगले ही दिन लेबनान के अनेक हिस्सों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट की घटनाएं हुईं, जिससे अफरा तफरी मच गई। दूसरी बार के हमलों में बाकी टाकी और सौर उपकरणों में धमाका हुआ। ये धमाके बेरूत और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों के घरों में हुए। पैरा। अगर पेजर की बात की जाए तो यह आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरी संदेशों को तीव्रता के साथ भेजता है। चूँकि यह आकार में छोटा होता है, इसलिए इसे दूर तक भी ले जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। इनकी खासियत यह होती है कि इनमें कोई फ़ोन नंबर या सिम कार्ड नहीं होता, इसलिए इनमें आप की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है, तभी इनकी विश्वसनीयता अधिक होती है। इसके अलावा इनकी बैटरी ज़्यादा समय तक चलती है। वस्तुतः पेजर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग अल्फान्यूमेरिक या वॉयस संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पेजर का उपयोग उन इलाकों में भी किया जा सकता है जिन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क काफ़ी कमज़ोर होता है। पेजर एनालॉग रेडियो तकनीक पर आधारित होते हैं। पेजर डेडिकेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं तथा ये फ्रीक्वेंसी पर मैसेज प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पेजर की रेंज प्रयोग में लाई जाने वाली फ्रीक्वेंसी बैंड और पेजिंग नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र पर निर्भर करती है। विराम। संख्यात्मक पेजर केवल संख्याएं डिस्प्ले करते हैं। पेजर में विस्फोट के कारणों पर नज़र डाली जाए तो इनमें लगाई जाने वाली लिथियम आयन बैटरी विस्फोट का कारण हो सकती है। लिथियम आयन बैटरी में थर्मल रनवे नामक एक घटना के कारण विस्फोट होते हैं। यह एक केमिकल चेन रिएक्शन है जो तब शुरू होता है जब बैटरी के तापमान में तेज़ी से परिवर्तन होता है। यह चेन रिएक्शन जब आगे बढ़ता है तब ऊर्जा के बाहर निकलने के प्रयास में विस्फोट हो जाता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में 3 खुफिया रक्षा अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि इजराइल ने ही नकली कंपनी बनाकर विस्फोटकों से लैस पेजरों की आपूर्ति हिजबुल्लाह को की थी। यह ऑपरेशन लगभग 2 साल पहले से चल रहा था। हिजबुल्लाह पेजर के प्रयोग पर इसलिए जोर दे रहा था ताकि कोई जानकारी
लीक न हो। इसी बात का फ़ायदा इजरायली खुफिया अधिकारियों ने उठाया और विस्फोटक से लैस पेजर बनाने के लिए यूरोप में नकली कंपनी बना ली। यह कंपनी अंतर्राष्ट्रीय पेजर निर्माता के रूप में सामने आई। सही पहचान छिपाने के लिए इसके अलावा 2 अन्य फर्जी कंपनियां भी बनाई गईं। BAC कंसल्टिंग हंगरी स्थित वह कंपनी थी जो ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो की ओर से पेजर बनाने का ठेका लेती थी। BAC ने पेजर बेचने के लिए सामान्य ग्राहकों को शामिल किया। सभी को सामान्य पेजर दिए गए, जबकि हिजबुल्लाह को विस्फोटक से लैस पेजरों की आपूर्ति की गई। पर कहा जा सकता है कि अब एक नवीन युद्ध कला ने जन्म ले लिया है। ऐसे में सवाल यही है कि भारत सरकार और हमारे सैन्य नीति नियंता इस घटना से सतर्क हो जाएं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जो बाहरी देशों से खरीद की जा रही है उन पर लगाम लगाएं या फिर सतर्कता पूर्ण तरीके से खरीदारी करें। भारत में जिस तरह से आतंकवाद का नेटवर्क फैला हुआ है और वे आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह तकनीक कहीं उनके हाथ लग गई तो बड़ी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। करीब 6 महीने पहले केंद्र सरकार ने जब फैक्ट चेक यूनिट यानी तथ्य जांच इकाई के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की थी, तभी से इस पर विवाद है। मगर इसे लेकर उभरी असहमतियां और उठे सवालों के बावजूद सरकार शायद इस ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। अब इस मसले पर बम्बई हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के लिए अपने पक्ष को निर्विवाद बताना मुश्किल होगा। बम्बई हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया। गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT नियमों में किए गए संशोधनों के जरिए केंद्र सरकार को सोशल मीडिया मंचों पर अपने कामकाज के बारे में फर्जी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें खारिज करने या झूठा घोषित करने के मकसद से तथ्य जांच इकाई बनाने की इजाज़त दी गई थी। इस इकाई को सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को लेकर दी गई जानकारियों को चिन्हित करने की शक्ति भी दी गई थी। इसके तहत यह इकाई अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और
एक्स जैसे सोशल मीडिया मंचों पर किसी जानकारी को झूठी बताती तो वे कंपनियां वह सूचना या टिप्पणी हटाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होती या उस पर अपने मंच की ओर से अस्वीकरण जोड़ना होता। प्रथम दृष्टया यह कवायद गलत सूचना या जानकारी को दुरुस्त करने या उस पर लगाम लगाने की कोशिश लगती है, मगर इसका सिरा कहाँ तक जाएगा यह तय करना मुश्किल है। अगर कभी ऐसे नियम लागू होते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार की तथ्य जांच इकाई जिन जानकारियों को फर्जी, भ्रामक या झूठी बताएगी और वह किसी तथ्य की मनमानी व्याख्या नहीं होगी और किसी खास टिप्पणी या जानकारी का चुनाव अपनी सुविधा के मुताबिक या सरकार की छवि बचाने के लिए नहीं होगी। अगर किन्हीं स्थितियों में ऐसा होता है तो क्या इससे किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार बाधित नहीं होंगे? इन्हीं आशंकाओं के मद्देनज़र बम्बई हाईकोर्ट ने कहा कि इन नियमों ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। पैरा हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष मार्च में इस इकाई के गठन से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना पर इस वजह से रोक लगा दी थी कि इसकी सुनवाई बम्बई हाईकोर्ट में चल रही थी। शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है और इस पर नियम के असर का विश्लेषण बम्बई हाईकोर्ट में जरूरी है। अब बम्बई हाईकोर्ट ने एक तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है। सवाल है कि अगर तथ्यों की जांच के नाम पर किसी अन्य पक्ष की ओर से किए गए विश्लेषण या दी गई जानकारी को खुद किसी सरकारी एजेंसी की ओर से बाधित किया जाएगा, किसी की टिप्पणी को हटाया जाएगा, सोशल मीडिया पर उसका खाता बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या जगह रह जाएगी? फिर किसी जानकारी को भ्रामक या फर्जी बताने की व्यवस्था में क्या सिर्फ सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों की ही जांच की जाएगी या इसका दायरा विस्तृत होगा? यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में विचारों में भिन्नता और असहमतियों के लिए मजबूत जगह रही है और इसी से देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। समाप्त।